वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2.3 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है देयर इज अनदर स्काई। और ये कविता लिखी है एक कवि ने, एक अमेरिकन कवि ने जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। बहुत ही जानी मानी कवियत्री है अमेरिका की। और देखते हैं फिर वो क्या कह रही है ना। पर इससे पहले कि हम कविता की ओर मुड़े या फिर कवि के बारे में कुछ जाने, हम आइस ब्रेकर पर चलते हैं, क्योंकि आइस ब्रेकर मेरे ख्याल से लैंग्वेज का वो एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज बुक में, हमारे योग भारती में वो एस्पेक्ट है आइस ब्रेकर, जिससे भाषा के बारे में हम थोड़ी सी और ज्यादा जानकारी जोड़ते हैं। हमारी भाषा को और ज्यादा बेहतर बनाने में ये आइस ब्रेकर मदद करता है, और इसी वजह से मैं आइस ब्रेकर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले आइस ब्रेकर के साथ चलते हैं। आइस ब्रेकर में पहला सवाल है, लाइफ इज एन एमलगम ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स। देखिए, हर बार जरूरी नहीं है कि नया शब्द आने के बाद आपको हर बार डिक्शनरी ही देखनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक नई किताब पढ़ रहे हो और नई किताब पढ़ने के लिए आप बैठे और अगर आप पढ़ रहे हो और एक पन्ना आपने पढ़ लिया, एक पेज आपने पढ़ लिया, और उस पेज में कम से कम 20 शब्द ऐसे हैं जो आपको नए लग रहे हैं या फिर उनकी मीनिंग्स आपको पता नहीं है, तो आप डिक्शनरी लेते हो और बैठ जाते हो और उसके मीनिंग्स ढूंढते रहते हो और वहां पर लिखते हो और फिर से एक बार उसको पढ़ लेते हो। तो इस तरीके से अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो दो तीन सवालों का मुझे जवाब दीजिए। क्या इस तरीके से आप वो किताब इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे? नंबर एक। नंबर दो, इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो कितने दिन लगेंगे आपको एक किताब पूरी पढ़ने में? ठीक है, देखिए इस तरह से पढ़ोगे, अगर वो किताब एक 200-400 पन्नों की भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप 2 साल में एक किताब भी पढ़ पाओगे। ठीक है, और अगर इस तरीके से डिक्शनरी देखते हुए अगर आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी उस स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको आएगा। तो इस तरह से नहीं होता है। करना क्या होता है कि अभी आप 11वीं में आए हो तो आपको फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग आपको उसका आना चाहिए कि किस तरह से उसका उस शब्द का जो मतलब होता है वो दिए गए उस कॉन्टेक्स्ट में किस आशय में उस शब्द का उपयोग हुआ है, उस आशय के हिसाब से शब्द का मतलब आपको पता करने की कला आनी चाहिए। और यही होता है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, इंग्लिश के साथ वही जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालना सीखोगे नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए। अभी यहीं पर आप एक लाइफ इज एन अमलगम ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अमलगम इस शब्द का, ठीक है, ये पहली बार शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा या फिर बहुत लोगों ने सुना भी होगा, तो इसका मतलब अगर आपको पता नहीं है तो बहुत आसान है इसका मतलब। अभी देखिए क्या कह रहा है कि लाइफ इज एन अमलगम ऑफ हैप्पी एंड सैड थॉट्स। अमलगम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मिश्रण। देखिए क्यों, कैसे कैसे किया, क्या मैंने डिक्शनरी, ठीक है, मुझे पता हो सकता है ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी हैप्पी एंड सैड मतलब जीवन ये आनंद और दुख है ना, सुख और दुख दोनों तरह के घटनाओं का मिश्रण है, अमलगम है। अमलगम मतलब मिश्रण। तो जीवन ऐसा ही है, सुख और दुख का मिश्रण है। Think of such moments in your life, pair with your classmate and share both aspects of life. ठीक, तो अभी हमको क्या करना है कि
हमारे जीवन में भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज तक हमने जो कुछ भी अनुभव किया वो सारा का सारा बहुत ही अच्छा था, या सारा का सारा बहुत ही बुरा था, या फिर सारा का सारा अच्छा था, सारा का सारा बुरा था, ऐसा भी नहीं। उसमें कुछ बुरी चीजें भी हमारे साथ हुई, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हमारे साथ हुई है। तो क्या अच्छा हुआ है हमारे साथ, ये हमको एक बार सोच करके, फिर से सोच करके हमको इंग्लिश में बताना है ना? तो ये चीजें मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप अपने आप घर पर भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको लिख भी सकते हो, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी मोमेंट्स में क्या है, देखिए एक एक चीज तो हमको दी गई है ऑलरेडी। विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ कंपटीशन, मेरे जीवन में मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया स्कूल में, और उसमें मैंने पहला प्राइज जीता, मेरे जीवन का वो पहला प्राइज था जो मैंने जीता, ये एक हैप्पी मोमेंट हुआ। ठीक है। सैड मोमेंट क्या, लूजिंग योर मोबाइल, बाइसिकल और वॉलेट, आपने आपकी साइकिल खो दी, आप गए स्कूल में या फिर आप कहीं पर गए मार्केट में, वहां पर साइकिल लगा दी, आप कुछ खरीद रहे थे तो उतने में आपकी साइकिल गायब हो गई, और फिर आपको बहुत दुख हुआ, है ना? तो इस तरीके से अभी हैप्पी मोमेंट्स की हम बात करते हैं, एक हैप्पी मोमेंट, एक सैड मोमेंट हम लेंगे। चलिए, हैप्पी मोमेंट और क्या हो सकता है कि 10वीं की परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिले, जितनी आपको अपेक्षा थी उतने ही नंबर्स आपको मिले, यू पास्ड क्लास 10 विथ, आई पास्ड पास्ड क्लास 10 विथ गुड मार्क्स और विथ एक्सपेक्टेड मार्क्स, मुझे जो जो अपेक्षा थी, मुझे पता था कि मुझे 80% मार्क्स मिलेंगे और उतने ही मुझे मिले। तो ये एक अच्छी बात होती है कि नहीं, मुझे पता है, मतलब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैंने जो कुछ भी लिखा था तो कैसा लिखा था ये मुझे पता है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, ये एक उसमें पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने क्लास 10वीं क्लास की परीक्षा अपेक्षित मार्कों से पास की, ये एक हैप्पी मोमेंट है। सैड मोमेंट क्या होगा कि मुझे गणित में अपेक्षा के अनुरूप मार्क्स नहीं मिले, 10वीं की परीक्षा में भले ही मुझे एग्रीगेट परसेंटेज तो जितनी अपेक्षा थी उतनी मिली, पर गणित में मुझे जितने अपेक्षित थे उतने मार्क्स नहीं मिले, तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, not scoring expected marks in mathematics। ठीक है, चलिए हैप्पी मोमेंट और क्या हो सकता है, हैप्पी मोमेंट हो सकता है कि आपको एक दिन अचानक से आपके पिताजी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, है ना, साइकिल गिफ्ट कर दी, या फिर आपको मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, आपके पिताजी ने आपको एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, ये हैप्पी मोमेंट था। सैड मोमेंट क्या होगा, सैड मोमेंट होगा कि आपके गलती की वजह से आपके पिताजी का मोबाइल फोन टूट गया, और उसकी वजह से पिताजी आप पर चिल्लाए, गुस्सा हुए, ये एक सैड मोमेंट हो सकता है ना? तो इस तरीके से माय फादर स्कोल्डेड मी बिकॉज आई डैमेज्ड हिज मोबाइल फोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है ये आपको पहले समझना चाहिए, कि इस तरीके से जब आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे इंग्लिश में, ये आपको इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करने होंगे, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। जब आप इसको लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो आत्मविश्वास है, अगर आप 2 सेंटेंसेस बनाते हो, आज 2 सेंटेंसेस बनाते हो, और 8 दिन के बाद दूसरे वर्कशॉप में या फिर दूसरे आइस ब्रेकर में जाकर के आप और 2 सेंटेंस, मतलब 2 के 5 हो जाते हैं, 5 के 10, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़ेगा, और आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आदमी जो क्या कहते हैं अनहोनी होती है उसको भी होनी कर देता है। तो इस तरह से आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल आपके हर एक चीज में होता है। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप छोटी 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 चीजों पर मेहनत करते हो, धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आज आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश का कॉन्फिडेंस है तो मैथ्स में उसका काम नहीं, अगर इंग्लिश एक विषय में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो दूसरे विषय में भी आपको मदद करता है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड फाइंड प्रॉब्लम्स, idioms or phrases of similar meaning to the one given and fill them in the stars given below। देखो पहले का एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग,
है ना, ये एक इडियम। अभी एक प्रॉवर्ब या इडियम या फ्रेज हमको कुछ भी लिखना है, चलो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक समस्या के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा, या फिर समस्या के पीछे एक क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक संधि छुपी हुई होती है। तो उसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी प्रॉब्लम हैज अ solution, every problem has a solution। ठीक है, every cloud has a silver lining, every problem has a solution। when a door closes another one opens, है ना, एक दरवाजा जब बंद हो जाता है, when a door closes another opens। ठीक है, चलिए, every cloud has a silver lining, every problem has a solution, when a door closes another opens। मतलब जब आप बहुत ही ज्यादा दुखी होते हो, आपको लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई दरवाजा आपके लिए खुला होता है। आपको सिर्फ क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत होती है। ठीक है, और ये तीन हो गए। फिर चौथा हम उसको करेंगे, God help them, those who help themselves। है ना, मतलब भगवान भी, है ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करना जानते हैं या अपने आप की मदद करते हैं। है ना, मतलब अगर आप बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है और आप कहोगे कि अरे यार ये तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, अगर आप ऐसा ही कहते जाओगे तो फिर करेगा कौन? आपको कुछ ना कुछ करना होगा, उठना होगा और आगे एक पैर आगे बढ़ाना होगा, ताकि एक पैर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से एक कदम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे वो समस्या छटनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज हमने कर ली। When we, और तीसरा सवाल है, when we look at the sky we find several objects, they stand for something or the other, complete the following table finding the significance of the given objects। one example is done for the sun, power, heat, energy, commitment, etc। मून, देखो, अब देखिए आकाश में, इसका मतलब क्या है कि आकाश में जब हम रात देखते हैं, तो दिन में रात में कभी भी देखते हैं तो कुछ चीजें हमें आकाश में दिखाई पड़ती है। उन चीजों का हमारे जीवन में हमने कुछ ना कुछ प्रतीक के तौर पर उसको इस्तेमाल, हमारे जीवन में उसका उपयोग किया है, और कवि, लेखक, सभी लोग उसका करते हैं। तो कुछ प्रतीक है, कुछ वो क्या कहते हैं कि आकाश में नजर आने वाली कुछ चीजें हैं जिनका प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वो क्या, कौन से प्रतीकों के तौर पर उनको उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर हमें लिखना है। जैसे एक तो दिया गया है सन, है ना, सूरज, सूरज को किस तरह से, सूरज को शक्ति, सूरज को गर्मी, सूरज को ताकत, कमिटमेंट, इसके तौर पर, मतलब रोज आना, कभी भी सूरज देर नहीं करता है, उसके तय वक्त पर ही वो रोज आता है। मून, मून का क्या होगा, चांद का, चांद का कोल्ड, है ना, मतलब ठंडक, शांत मतलब पीसफुल। उसके बाद में हम कहेंगे कि चंद्रमा कैसे होता है, शीतल, शीतल होता है, कोल्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पीसफुल होता है, शांत होता है। रेनबो, रेनबो कैसे होता है, कलरफुल, रंग बिरंगी, है ना, जीवन वैसा ही क्षणिक होता है, एक कुछ क्षणों के लिए आकर आपको आनंद देता है, मतलब गिव्स हैप्पीनेस, है ना, कम कम वक्त के लिए आता है, बहुत ही कम वक्त के लिए आता है, पर सभी को आनंद देकर चला जाता है। स्टार्स कैसे होते हैं, शो वे, है ना, रास्ता दिखाने वाले। स्टार्स कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं, है ना,
मतलब बहुत चमकीले होते हैं। तो इस तरह से ये प्रतीक होते हैं। कलर्स, और आखिरी सवाल जो हमारे आइस ब्रेकर का है वो है कलर्स मेंशन इन द हेक्सागोन गिवन बिलो आर एसोसिएटेड विद समथिंग और द अदर, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो रंग होते हैं, रंगों को भी प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल किया, भावनाओं के विषय में भी उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पिंक, पिंक हम हेल्थ के लिए उसको यूज करते हैं। फिर पिंक को हम हैप्पीनेस के तौर पर भी यूज करते हैं, हैप्पीनेस, आनंद के लिए पिंक। ब्लू, ब्लू किसके लिए यूज होता है? ब्लू जिसको हम कहेंगे अनलिमिटेड, है ना, मतलब ऐसा कुछ है जिसको कोई सीमा नहीं है। आकाश पूरा नीला होता है ना, तो उसको कोई सीमा नहीं होती, तो अनलिमिटेड। येलो, येलो कलर किस लिए यूज करते हैं? येलो कलर से आपको क्या पता चलता है? येलो कलर से हमको पता चलता है कि ब्लॉसम, है ना, नया, जिसको हम कहते हैं कि वसंत ऋतु की आगमन की बात उसमें हो रही है। व्हाइट किस लिए होता है? पीस के लिए होता है, शांति के लिए। रेड डेंजर के लिए होता है ना, और ब्लैक जो होता है वो सैडनेस के लिए होता है। ठीक है, तो रेड डेंजर के लिए, ब्लैक सैडनेस के लिए, येलो ब्लॉसम के लिए, हैप्पीनेस के लिए पिंक, और ब्लू होता है अनलिमिटेड कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम कविता के साथ। पहले कवि के बारे में जानकारी लेंगे। एमिली डिकिंसन 1830 से लेकर 1886, 1830 to 1886, is an American poet of 19th century। ये एक अमेरिकन कवि है 19वें शतक की। She lived a lonely life। वो जीवन भर अकेली ही रही। लोनली मतलब अकेलापन। Most of her poems are motivational and philosophical। उनकी सारी की सारी, लगभग सारी कविताएं मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल मतलब आपको ऊर्जा प्रदान करने वाली, है ना, आपको मोटिवेशन देने वाली। और फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल मतलब वो एक फिलोसॉफी के बारे में बात करती है। मतलब एक जिसको हम क्या कह सकते हैं कि प्रतीक के तौर पर, सिंबलिज्म के तौर पर वो बात करती है ना। तो फिलोसॉफिकल, बहुत सारी उनकी जो कविताएं हैं वो मोटिवेशनल, हमको ऊर्जा तो प्रदान करती है, साथ में फिलोसॉफिकल भी होती है। दे आर यूनिक टू हर era and are characterized by simple and short lines। और ये जो कविता है उनका एक विशेष ये है कि वो उनके जमाने की कविता है, और इसीलिए देखिए उसका एक वैशिष्ट्य अगर हम विशेष उसका एक निकालें तो वो बहुत ही छोटे सेंटेंसेस में लिखी होती है और बहुत ही सादगी भरी है, सिंपल है ना। She often used slant rhymes and unconventional capitalization and punctuations। और उन्होंने स्लांट राइमिंग का बहुत यूज किया। राइमिंग क्या होता है? काफिया जिसको कहते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स, मतलब आखिरी वर्ड, जैसे नेट एट, नेट सेट, ऐसे ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। पर स्लांट राइम क्या होता है कि हो सकता है कि एग्जैक्ट राइमिंग न हो। जैसे जैसे देखिए फर, फर और स्टॉर्म, मतलब आखिर जो साउंड है, आखिरी जो साउंड है, वोवल साउंड है, वो तो ठीक ठाक, मतलब उसके जैसा ही, एकदम से राइमिंग नहीं है ना। तो इसको हम कहते हैं फर स्टॉर्म। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखोगे फर और स्टॉर्म, तो एकदम से पूरा का पूरा वर्ड उसको राइम नहीं करता है, पर कुछ भाग उसका राइम होता है, उसको कहते हैं स्लांट राइम। ठीक है, अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। और उनकी कविता का एक और विशेष ये है कि उन्होंने अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन यूज किया। मतलब कैपिटलाइजेशन का कुछ रूल्स होते हैं ना,
हम कहते हैं कि भाई फुल स्टॉप के बाद आने वाला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। शुरुआत में जो पहला शब्द होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ये चीजें हमको बताई गई है, इसके कुछ रूल्स हैं, पर उन्होंने ये सारे रूल्स तोड़ करके अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन यूज उनकी कविता में उन्होंने किया है। और उसी के साथ साथ पंक्चुएशन भी, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, इसके बारे में भी कुछ रूल्स जो है वो उन्होंने तोड़ दिए। Her poems are the psalms and hymns of life in all its shade. उनके जो कविता है वो हर एक, देखिए ऑल इट्स शेड्स मतलब क्या होता है कि जीवन के हर एक क्षण में, चाहे वो दुख का क्षण हो, सुख का क्षण हो, चाहे वो आप आनंदी हो, चाहे वो दुखी हो, कोई भी क्षण में उनकी जो कविता है वो एक प्रार्थना की तरह हमें लगती है। Psalms and hymns. हिम क्या होती है? हिम एक प्रार्थना होता है। जाम क्या होता है कि जाम वो बाइबल की प्रार्थना होती है। तो जाम्स और हिम मतलब प्रार्थना होता है। तो उनकी कविताएं जीवन के हर एक क्षण में एक प्रार्थना के तौर पर काम करती है, प्रार्थना के तौर पर काम करती है। There is another sky is an inspirational poem with a message of never say die. और ये जो प्रस्तुत कविता है जिसका नाम है There is another sky, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है जो हमें बताती है कि कभी भी हार नहीं माननी है। नेवर से डाई मीन्स कभी भी हार नहीं माननी है। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन क्या होता है कि पेट्रार्क नाम का एक इटालियन कवि है, उन्होंने इस सोनेट को, सोनेट क्या होता है अभी, सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है जिसको हम मराठी में, हिंदी में कहते हैं सुनीत। सुनीत एक ऐसी कविता प्रकार है, एक ऐसा काव्य प्रकार है जो 14 लाइन्स में लिखी जाती है। एक ऐसी कविता होती है जो 14 लाइन की होती है ना, उसको हम कहते हैं सोनेट। अब ये सोनेट जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देखिए 14 लाइन लिखनी है तो फिर क्या कर सकते हैं, पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन, या फिर पहले हम क्या कर सकते हैं उसको 4 4 4 और 2, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर उसको 8 2 2 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अलग अलग टाइप्स उसके होते हैं, है ना, तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये जो पेट्रार्कन जो सोनेट है वो 8 और 6 लाइन का होता है, मतलब पहले 8 लाइन है फिर 6 लाइन है। एक स्टैंजा 8 लाइन का, दूसरा स्टैंजा 6 लाइन का, उसको कहा जाता है पेट्रियार्कन सोनेट। उसमें पेट्रियार्कन सोनेट में क्या होता है, ये ऑक्टेव होता है ना, एक होता है ऑक्टेव और ये होता है सेस्टेट, सेस्टेट और एक ऑक्टेव। The poet is communicating to her brother through a letter, और इसमें ये कवि जो है, प्रस्तुत कवि अपने भाई को एक पत्र के द्वारा संबोधित कर रही है। She encourages her brother not to get depressed under any circumstances and pleads with him to return home. और वो अपने भाई को एक धाड़स बना रही है, उसको एक ऊर्जा प्रदान कर रही है, कह रही है कि भाई कोई भी समय में, किसी भी वक्त आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है और आपको आखिर घर पर लौट कर आना है। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, वन कैन टैकल द चैलेंज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो कह रही है कि जीवन चुनौतियों से भरा एक खेल है जिसमें आपको हर चुनौती का सामना करना पड़ता है और उसका सामना करने के लिए आपके अंदर एक सकारात्मकता होनी चाहिए। सकारात्मक हो, अगर आप सकारात्मक सोच आपकी होगी तो हर एक चैलेंज को आप आसानी से स्वीकार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। द पोएम एंड्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट। और ये जो कविता है वो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक सकारात्मक नोट पर, सकारात्मक पर खत्म होती है। The brighter garden stands for choices that life offers to all. और ये जो एक ब्राइट गार्डन उन्होंने एक मेटाफर यूज किया है, वो हमारे जीवन में हमें कितने मौके मिलते हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके तौर पर उसको इस्तेमाल किया है कि हमें जीवन में बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, तो हार मत मानिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इस तरह से ये एक कविता है। चलिए अभी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। कविता बहुत ही छोटी है और बहुत ही आसान है,
उसमें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। देयर इज अनदर स्काई, एक बार मैं पूरी तरह से पढ़ लेता हूँ और फिर कविता स्टैंजा वाइज पढ़ के लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देयर इज अनदर स्काई, देयर इज अनदर स्काई ever serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forest, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is ever green. Here is a brighter garden where not a frost has been. It is unfading flowers. I hear the bright bee hum. Prithi, my brother, into my garden come. ठीक है, तो चलिए, देयर इज अनदर स्काई एवर serene and fair, और वो अपने भाई से कह रही है कि यहाँ पर एक और आकाश है जो बहुत ही सरीन है। सरीन मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही शांतिपूर्ण है ना। सरीन एंड काम, शांत और पीसफुल है। एंड देयर इज अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर, और भले ही वहां पर अंधेरा हो पर एक नया उजाला वहां पर होने वाला है। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। कभी भी दुख मत करो कि आपके फूल, आपके जंगल में, आपके आसपास में फूल मुरझा रहे हैं, इसके लिए कभी भी दुख मत करो। कभी भी जमीन में फसल कट चुकी है, इसका कभी भी दुख मत, शोक मत मनाओ। क्यों? कि वो फिर से एक बार हरा भरा। Have a little forest whose leaf is ever green. Here is a little forest. और वो कह रही है कि यहाँ पर एक ऐसा जंगल है जो हमेशा ही हरा भरा रहता है। इसीलिए आपके मन के अंदर उस तरह का एक जंगल आपको तैयार करना हो जो कायम हमेशा हरा भरा रहता, हरा भरा हो, जिससे इस बाहर वाले सूखने वाले पौधों से, सूखने वाले फूलों का आपको दुख नहीं होगा। हमेशा ध्यान में रखिए कि इस जंगल में, इस यहाँ पर जो फूल मुरझा रहे हैं, उनके लिए दुख मनाने से ज्यादा अपने अंदर एक ऐसा हरा भरा जंगल तैयार करो कि आपको कभी दुख ही ना हो। ठीक है। Here is brighter garden where not a frost has been. और यहाँ पर एक ऐसा जंगल है जहाँ पर कभी भी ठंड की वजह से कोई भी पौधा मुरझाया नहीं है, सूखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो उधर बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड की वजह से वो पेड़ पौधे ऊपर बर्फ जमने की वजह से वो पूरे सूख जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा बगीचा है, एक ऐसा बाग है, बगीचा है, बागीचा है जो कभी भी नहीं सूखता है। It is unfading, in its unfading flowers I hear the bright bee hum. और उसी के न सूखने वाले पेड़ों के पौधों के बीच में मैं कुछ वहां पर क्या कह सकते हैं, बटरफ्लाइज को, बीज को हमिंग करते हुए सुन रही हूँ। वहां पर वो जो मक्खियां है वो उड़ रही है और वो उड़ती हुई उनकी आवाजें मुझे सुनाई पड़ रही है। प्रीति माय ब्रदर इनटू माय गार्डन कम, और अपने भाई से वो कह रही है ना। ऑस्टिन उसका नाम है, पृथ्वी उसको प्यार से बुलाया जाता है। पृथ्वी, मेरे भाई, मेरे गार्डन में आ जाओ, मतलब वो उसको बुला रही है, फिर से लौट आओ। इस तरह से वो उसको बुलाने की चेष्टा कर रही है, उसे वापस बुलाना चाहती है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में समझेंगे कविता क्या है। कविता है मोटिवेशनल। वो कह रही है कि भाई ठीक है, जीवन में अभी ये सूखने वाले पेड़ पौधों के बारे में, मुरझाने वाले फूलों का मतलब क्या है, तो उनका मतलब ये है कि जीवन में आज एक फूल खिला है, मतलब आज आपको सुख मिला है, आनंद मिला है, तो कल वो फूल मुरझाने ही वाला है, तो दुख आपको आने ही वाला है, सुख के बाद दुख आने वाला है। तो दुख की वजह से दुखी ना हो, है ना। हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरते जाओ, ताकि जो दुखों वाला वक्त है उसको भी आप आसानी से पार कर सको और कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानो, है ना। एक ऐसा अपने आप में आपको वातावरण तैयार करना है, आपको एक सकारात्मक सोच बनानी है, ताकि कोई भी दुख आपको कभी भी कमजोर ना कर सके, आपको तोड़ ना सके। आप हमेशा से उस दुख के ऊपर मात करने वाले हो, उसको पार करके नया सवेरा आपको हमेशा ही आपकी राह दिख रहा है। इस तरीके से वो अपने भाई की
भाई को ढाढ़स बना रही है और आखिर में उसको कहती है कि भाई मेरे यहाँ पर आओ, यहाँ पर सभी आपकी राह देख रहे हैं, मैं आपकी राह देख रही हूँ, आ जाओ मेरे पास, लौट कर आओ, अपने घर लौट कर आओ। वो ऐसा ऐसा अपने भाई से कह रही है। तो आशा करता हूँ ये जो आइस ब्रेकर था या फिर ये कविता जो थी ये आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पाने के लिए पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।